अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इरफान सुलेरिया बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हूँ। मैं आपके सामने या आपके साथ जो लेक्चर्स शेयर करूँगा वो रिगार्डिंग सीएसएस का जो सिलेबस है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उसमें वो उनके ऊपर थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने शेयर करूँगा। तो ये जो सीएसएस का सिलेबस है इसमें बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसका मैनेजमेंट, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसको जितने भी इसके टॉपिक्स हैं उसका जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है एस्पेक्ट है उसके ऊपर मैं लेक्चर से कुछ आपके साथ वो शेयर करूँगा। कि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सीएसए का सिलेबस है वो क्या है और 100 मार्क्स का जो पेपर है वो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आज इसी सिलसिले में आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है और उसको हम कैसे लेके वो आगे चलेंगे। तो इत्शाम जान भट्ट साहब जो है जिनके सीसेस को क्लब है, उन्होंने ये बहुत ही क्या कहते हैं अहम कदम लिया है रिगार्डिंग फ्री ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं रिगार्डिंग करंट सिचुएशन को देखते हुए कि लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन भी वो कैसी है। ये तो वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक कोरोना वायरस जो आया हुआ है उसके सामने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को उसने हिला के रख दिया। तो बड़ा मैं एहतशाम जन भट्ट साहब को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में मास्टर्स इन हिस्ट्री कर रहे थे तो उसी वक्त मैं जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से फार्मेसी कर रहा था। तो हम एक ही हॉस्टल में रहते थे, बड़ा अच्छा वक़्त हमारा गुज़रा हुआ है। तो उन्हीं की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जो मेरी सर्विसेज़ है रिगार्डिंग बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर जो सब्जेक्ट है रिगार्डिंग सीएसईएस उसके ऊपर मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या नॉलेज है वो शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट। तो उसकी तरफ हम चलते हैं कि मैनेजमेंट बेसिकली है क्या और उसको कैसे हम आगे लेके चलेंगे। तो उसी सिलसिले में मेरा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि मैं नेम इज़ डॉक्टर इरफान सुलेरिया। बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन हूँ। मेरी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो फार्मेसी मैंने की पंजाब यूनिवर्सिटी से, एमफिल इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन मिन्हा यूनिवर्सिटी से, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटेटिक्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्लाइड साइकोलॉजी वेटरनरी यूनिवर्सिटी से, एमबीए मार्केटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर से और एमए हिस्ट्री अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने वो किया। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था मेरा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? हर किसी भी काम को करने के लिए कहते हैं कि उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर हम इसकी तरफ जाएँ तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि मैनेजमेंट की डेफिनिशन क्या है? डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया है? तो इसमें जॉर्ज टेरे जो है वो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से करता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्म टू डिटरमिन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। आपने जो भी टारगेट रखा है उसको आप कैसे अचीव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पीपल और रिसोर्सेज। आपके पास जो वसाइल है उसमें मुख्तलिफ तरीके आ जाते हैं, आप उसको प्लान कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं, कंट्रोलिंग एबिलिटी आपकी कैसी है, ताकि अपने जो डिज़ायर्ड टारगेट है, उसको आप अचीव कर सकें। अब हेनरी फॉयल जो मैनेजमेंट की डेफिनिशन करता है, वो कहता है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस टू मैनेज, टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज़, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की उसने वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन की है कि ये वो प्रोसेस है जिसको आप मैनेज करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, फिर प्लान करते हैं कि आपने उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसके ऊपर अपनी कमांड कैसे रखनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे होनी चाहिए और उसके ऊपर आपने तमाम प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करना है।
तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी डेफिनेशन है। अब मेरे पार्कर फॉलेट जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन करता है, वो कहता है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। कि आपने जो भी टारगेट रखा है, उसने आपको आपने उसको कैसे अचीव किया विद द हेल्प ऑफ पीपल। जो आपके पास रिसोर्सेज से अफरादी कुव्वत था, आपने उसको कैसे मैनेज किया, उसको कैसे अचीव किया। लुइस ए एलन है, वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से करता है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, coordination and control of technical, financial, security and accounting activities। तमाम चीजों को उसने ना एक ही जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके आप प्लान भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, आपकी कमांड भी है, उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन भी है, फिर कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोल आपका टेक्निकल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ 4 जो फेमस स्कॉलर्स हैं, उन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन करने की कोशिश की। हर किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को डिफाइन किया। तो मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा जाता है और साइंस भी कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। कि किसी की अगर मैनेजमेंट अच्छी है, तो वो उसके जो जो वे ऑफ अचीविंग टारगेट है, वो काफी बेनिफिशियल हो जाता है, बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेता है अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है। आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि एक अच्छी मैनेजमेंट के प्रोसेस को एक इफेक्टिव बना देते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है प्लानिंग। आप कैसे प्लान करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट या ख्याल, आप आइडिया आपके ज़हन में आए। फॉर एग्जांपल, इसी सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। सीएसएस का जो सब्जेक्ट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, किसी ने इस सब्जेक्ट को चूज किया है और उसने चूज इसलिए किया कि इसमें नंबर जो वो हासिल करने की कोशिश करेगा या टारगेट होना चाहिए, वो 80% है। 80% उसने इसमें से उसने मार्क्स लेने हैं। तब उस 80% के टारगेट को अचीव करने के लिए उसको वो प्लान कैसे कर रहा है, क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन सी चीजें उसके दिमाग में होनी चाहिए कि मैंने 80% मार्क्स लेने हैं। दूसरा आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। उसको वो ऑर्गेनाइज कैसे कर रहा है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ इस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहा है, किस पोर्शन को उसने ज्यादा फोकस करना है, टू दी पॉइंट रहते हुए उसने उसकी तैयारी करनी है। तीसरा आ जाएगा कंट्रोलिंग। क्या उसके पास कंट्रोलिंग एबिलिटी भी है। 80% का जो टारगेट रखा है उसने, मैंने इस पेपर सब्जेक्ट में लेने हैं, उसको वो कंट्रोल कैसे करेगा, कितना टाइम देगा, दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी उसने करनी है, इसको वो कितनी टाइम देगा। अगर वो पास पेपर देखता है तो उसमें देखिए कि कौन से क्वेश्चन में से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं और हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसने उसको किस चीज को ज्यादा फोकस करना है। फोर्थ बट नॉट द लीस्ट इज डायरेक्टिंग। कि उसकी डायरेक्शन जो है वो सही सीमत में भी है। 80% का जो उसने टारगेट रखा है कि मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है उसमें 80% मार्क्स लेने हैं, उसको प्लान करते हुए वो कितना टाइम दे रहा है, उसको ऑर्गेनाइज करते हुए कितने दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटरमिक्स तो नहीं कर रहा, कंट्रोलिंग एबिलिटी भी है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं और डायरेक्शन उसकी ठीक है, कितना टाइम दे रहा है, उसने सिलेक्शन ऑफ बुक्स कैसे की है, अगर नोट्स लिए हैं तो वो उसको वो बुक्स और नोट्स को वो क्या कहते हैं टैली कर रहा है। तो ये वो 4 स्टेप्स हैं जो कि अच्छी एक मैनेजमेंट प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में बड़ा बेनिफिशियल किरदार अदा करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है। क्या स्कोप है मैनेजमेंट का? तो इसको हम 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं। फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, functional areas of non-business management and emerging functional areas। 3 कैटेगरीज में हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट को डिवाइड करते हैं। तो हम फर्दर इसको देख लेते हैं कि फर्दर पॉइंट्स हैं उसको कैसे हम इसको डील करेंगे। जब हम फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी या
शख्स कोई भी प्रोडक्ट को बनाने का सोचता है, मार्केट में देखता है कि उसकी वो डिमांड है और उसको बना सकता है, तो उसको वो मैनेज कैसे करेगा? एक दफ़ा उसने प्रोडक्ट बना ली, मार्केट में फेंक दी, अगर उसकी दोबारा डिमांड आ जाती है, तो उसको वो कैसे मैनेज करेगा? रिसाइकल, एक अगर उसकी प्रोडक्ट में वाक़ई ही कुछ वर्थ हुई, तो वो रिसाइकल के बाद दोबारा उसकी प्रोडक्शन डिमांड आएगी, उसको वो कैसे मैनेज करेगा? देन मार्केटिंग मैनेजमेंट। एक प्रोडक्ट किसी भी कंपनी ने बना ली, अब उसके एंड यूज़र तक भी तो उसको पहुँचना चाहिए कि उसका जो एंड यूज़र है, उससे उसको बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं। इस प्रोसेस को मार्केटिंग करने के लिए उसके पास वो रिसोर्सेज़ हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो अफ़राद-ए-क़ुव्वत है, प्रोडक्शन टू एंड यूज़र तक पहुँचाने के लिए। फिर तीसरा आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस प्रोडक्ट जो भी उसने बनाई है, उसके ऊपर फाइनेंस कितना आ रहा है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और एंड यूज़र जो उसको वो यूज़ करेगा, वो उसकी मिनिमम प्राइस क्या होगी। इसके दरमियान जो उसका जो मार्केटिंग का एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, उसको मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अफ़राद-ए-क़ुव्वत, कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री का ह्यूमन रिसोर्स कैसा है? राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है? जो कोई भी जॉब कर रहा है, क्या वो उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है? उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है? ये भी उसमें आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। देन ऑफिस मैनेजमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट का जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वहाँ पे जो अफराद हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, अपने काम के साथ सिंसियर भी हैं, जो किसी भी डिपार्टमेंट के जो एस ओ पीज हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, इस चीज को कहते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। एक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो तो है भी है कि नहीं है। देन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट बनाई है लाहौर में और उसकी डिमांड पूरे पाकिस्तान में है। अब लाहौर से आपने पूरे एरियाज जो पाकिस्तान है वहां पे आप उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, क्या उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी? आपने जो उसकी प्राइस रखी है, सपोज आपने लाहौर में एक सपोज उसकी प्राइस 100 रुपया रखी है, क्या कराची जाते हुए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस को करते करते वो उस 100 रुपये को जस्टिफाई भी करेगी? तो ये ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, आप देख रहे हैं कि ऐसी चीजें जो कि हमारे मुल्क में नहीं बन रही लेकिन बाहर में बन रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क में उसकी डिमांड है, आप उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। जब इम्पोर्ट करने के बाद आप उसको एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? कोई मार्केटिंग प्लान भी है, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाई है, इस तरह की सारी चीजें आप उसमें देखते हैं। देन सेम विद एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, आपने जो प्रोडक्ट बनाई है, आप देख रहे हैं कि इसकी डिमांड बाहर से भी बाहर ज्यादा है, बाहर भी इसकी डिमांड है, आप उसको एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, जो उसकी एसओपी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाई है, आपने वैसे बनाई है या इसके ऊपर कुछ रिसर्च भी की है कि क्या ये हमारी किसी भी सोसाइटी में या एरिया में वो चल भी सकेगी, रिसाइकल भी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और डेवलपमेंट उसके में क्या मजीद जो है ना एडवांसमेंट की जा सकती है ताकि उसकी क्वालिटी जो है वो पहले से बेहतर हो जाए, उसकी फायदा सोसाइटी को भी पहुंचे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मैटर है रिगार्डिंग फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अब फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा पब्लिक यूटिलिटीज मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेट ने जो भी आपको फैसिलिटीज दी हैं, आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं? पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या नेगेटिव वे में कर रहे हैं? जो स्टेट ने आपको फैसिलिटीज दी हैं उसको आप का बेहतर तरीके से यूज करें। फॉर एग्जांपल, मैं हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं, तो पेरिफेरी एरियाज में जाके अक्सर मैंने देखा, आपने भी से कुछ लोगों ने देखा होगा
कि वो कुंडी लगा के जो है ना वो बिजली चोरी की जाती है। मीटर भी वहाँ की फैसिलिटी है, उनके पास है, लेकिन हमारे यहाँ वो कुंडी लगा के वहाँ पे बिजली चोरी की जाती है, और ताकि उसका जो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम आ जाए। तो पब्लिक यूटिलिटीज़ मैनेजमेंट को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कि किसी भी इलाके का, सोसाइटी का एनवायरनमेंट के मुताबिक वो फैसिलिटीज़ आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक जो फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट है, मैंगो, जब आजकल गर्मियों का मौसम है, आम का मौसम, फल आने वाला है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसकी डिमांड एंड सप्लाई को कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर्दियों में तो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन वो क्या कहते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए वो सर्दियों में भी अवेलेबल हो सकता है। लेकिन क्या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वही रहेगी जो गर्मी में है? अल्लाह ताला ने जो भी फल या सब्जियाँ पैदा की हैं, वो किसी ख़ास एनवायरमेंटल फैक्टर को सामने रखते हुए पैदा की हैं। अब हम बात कर लें सिट्रस फ्रूट, माल्टे की हम जब हम बात करते हैं, तो देखेंगे वो सर्दियों में ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ पे आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने में इसमें विटामिन सी ज़्यादा है। डिप्रेशन जो है वो लोगों में सर्दियों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों में। तो वहाँ पे फलों के में माल्टा जो सिट्रस फैमिली है, माल्टा, संतरा, वो सर्दियों में ज़्यादा होता है। इसी तरह एजुकेशनल मैनेजमेंट, आपके किसी भी सोसाइटी या इलाके में एजुकेशन सिस्टम कैसा है? अमीर के लिए लहदा सिस्टम तो नहीं है, और अमीर गरीब के लिए लहदा सिस्टम तो नहीं है। जैसे हमारा मदरसा है, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम है, वो कैसा है? आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है मैनेजमेंट का, कि किसी भी इलाके में जो लोग रह रहे हैं, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है? वो अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो क्या उन्हें वो तमाम चीज़ें सिक्योर हैं? अगर वो बाहर जा रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी स्टेट जो है उनको सिक्योरिटी कैसे दे रही है? देन लॉ मैनेजमेंट, रूल ऑफ लॉ, गरीब के लिए भी वही लॉ होना चाहिए जो कि अमीर के लिए लॉ है। इंसाफ का असूल हर इंडिविजुअल तक सेम होना चाहिए। ये आ जाएगा लॉ मैनेजमेंट। देन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट इतनी हो गई है। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, कोरोना वायरस जैसा आजकल पेंडेमिक बना हुआ है, तो सारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वर्चुअल हो गया। एजुकेशन के अलावा दूसरा ऑनलाइन सारी शॉपिंग हो गई है। तो पहले कुछ यूनिवर्सिटी थी जो कि ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन चला रही थी। अब तकरीबन हर जगह पाकिस्तान में, बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात करें, तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर रही है कि एजुकेशन सिस्टम को वर्चुअल पे ले आ रही है। तो क्या आप टेक्नोलॉजी की जो मैनेजमेंट है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देन इमर्जिंग ट्रेंड्स की जब आप बात करेंगे, तो सबसे पहले वही आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी स्टेट ने जो दी है, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देन स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, हमारे मज़हब में है कि आप तैयारी करें, इसमें बरकत है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे स्टेट कैसे वो देख रही है, और आप उसको वो कैसे देख रहे हैं? देन होलसेल एंड रिटेल मैनेजमेंट, होलसेल से बात ये है कि आप किसी भी एरिया में किसी एक खास कंपनी की आपके पास ओनरशिप आ जाती है। फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल है, वो सियालकोट में रह रहा है। अब एक कंपनी जो वो प्रोडक्ट बना रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो ले लेता है। वो कहता है कंपनी को, इस सियालकोट के एरिया में जो भी आपकी जो प्रोडक्ट है, जो सप्लाई जाएगी वो मेरे थ्रू जाएगी। होलसेल वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता है। तो और कोई वो कंपनी भी फिर ऑथराइज़ हो जाती है कि किसी और को वो सियालकोट के एरिया में वो प्रोडक्ट सेल करने की इजाज़त ना दे। देन रिटेल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट आपने देखा होगा कि एक तो बड़े-बड़े रिटेल आउटलेट्स होते हैं, एक छोटे आउटलेट्स भी होते हैं। जैसे आप गली मोहल्लों में चले जाएँ, जनरल स्टोर होती हैं, फार्मेसीज़ होती हैं, तो आपने उसको वो कैसे देखना है? एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, आपने उसको कैसे देखना है? देन रिस्क मैनेजमेंट, नो पेन, नो गेन, आपको थोड़े बहुत रिस्क लेने पड़ते हैं। रिस्क के बगैर आपका काम नहीं बनता। तो अगर आप रिस्क लेंगे, उसमें आपको प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा? अगर लॉस होता है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे या कर सकते हैं? देन मार्केटिंग रिसर्च मैनेजमेंट, वही पहले भी मैंने बात की कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में दे रहे हैं,
आप उसके ऊपर आपने कैसी रिसर्च की, आप एक कंपेटिटर्स क्या है, वो कौन-कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं और आप उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्या होगा जो कि दूसरे नहीं दे रहे। देन इवेंट मैनेजमेंट, मुख्तलिफ किस्म के जो इवेंट्स होते हैं, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? हर कोई इंडिविजुअल अलग मैनेजमेंट की उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एजुकेशनल इवेंट होना है, आप के पास आप वो सर्विसेज़ दे रहे हैं, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? पॉलिटिकल इवेंट है कोई जलसा है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? म्यूज़िकल कॉन्सर्ट है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो एक मैं इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज़ बहुत एक क्या कहते हैं इमर्जिंग ट्रेंड आ गया हुआ है कि आप उसको कैसे देखते हैं? देन स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है अगर किसी को हो जाए ना तो ये खुदा ना खास्ता उसको मौत तक ले जाता है। तो ये मैनेजमेंट भी बड़ी ज़रूरी है कि आप एक किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो स्ट्रेस का लेवल क्या है? आपके जो एम्प्लॉयी हैं वो स्ट्रेस में हैं, आप जिनको सैलरी दे रहे हैं, क्या उससे वो जस्टिफाई भी हैं? तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। हर वक़्त एक सूटेबल टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस कोई भी प्रोजेक्ट उसको टाइम के अंदर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप पेपर कर रहे हैं, तो उसका स्पेसिफिक टाइम है 3 घंटे के अंदर आपने वो पेपर करना है। 3 घंटे के अंदर आप तमाम जो सवाल है 100 नंबर का पेपर है उसमें 5 क्वेश्चन है, 20 नंबर को आपने कैसे डिवाइड करना है कि एक क्वेश्चन को मैंने इतना टाइम देना है। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट है। देन इंटरनेशनल मैनेजमेंट, ये भी बड़े एक 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 कहते हैं एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट बन गया हुआ है आजकल का लोकल मार्केट को देखते हुए जब आप देखते हैं कि इंटरनेशनल भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको वो कैसे हैंडल करेंगे? कौन से रिसोर्सेज़ आपके पास है? लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन-सी चाहिए आपको इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए? तो ये आ जाएगा इंटरनेशनल मैनेजमेंट। ये थे इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात हम कर रहे थे। अब है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है इन मैनेजमेंट। उसमें 2 किस्म के थॉट्स हैं, एक है क्लासिकल अप्रोच, ट्रेडिशनल या ओल्ड अप्रोच भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें अगर 2 आ जाती हैं, इसमें पहले नंबर पे आती है कि साइंटिफिक अप्रोच। एफडब्ल्यू टेलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी आप चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, वो साइंटिफिकली आप कर रहे हैं या जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं। दूसरा आ जाएगा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे आप लागू कर रहे हैं, एसओपीज़ क्या है किसी भी काम को करने के लिए। और तीसरा आ जाता है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। मैक्स वेबर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ब्यूरोक्रेसी जो किसी भी इलाके की या कंट्री मुल्क की जो है ब्यूरोक्रेसी है उसको आपने कैसे मैनेज करना है, उसको हायरिंग का तरीका क्या है, जैसे आप सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, अगर आपने इतने मार्क्स लिए हैं तो आपका मेरिट नंबर क्या है, किस क्लास में आप फॉल करते हैं, उसकी ब्यूरोक्रेसी फिर उसको वो कैसे मैनेज करती है। फिर दूसरा आता है न्यू क्लासिकल या बिहेवियरल अप्रोच। इसमें आ जाता है कि ह्यूमन रिलेशंस। एल्टन मेयो ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी सोसाइटी में आप रहते हैं तो आपकी रिलेशन दूसरे जो अफराद हैं उनके साथ वो कैसे है, आपके पड़ोसी, आपके एक शहर में रह रहे हैं दूसरे शहर के जो लोग हैं उनके साथ कैसे रिलेशन हैं, जैसे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, चारों सूबों के लोगों के आपस में रिलेशन क्या है, क्या स्टेट उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रही है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, दूसरे जो क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, क्या वो कैसे है ह्यूमन रिलेशंस को वो कैसे वो डील करते हैं। और दूसरा आ जाता है बिहेवियरल साइंस अप्रोच। मैरे पार्कर फॉलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी एक्टिविटी जो इंडिविजुअल कर रहा है वो उसके बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रही है, उसकी सोच को कैसे अफेक्ट कर रही है, उसके जो भी तर्ज अमल कर रहा है वो ओवरऑल सोसाइटी के इम्पैक्ट तो पड़ते पड़ता है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो ये आ जाएगा बिहेवियर अप्रोच मैनेजमेंट। ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से मैनेजमेंट के जो कि बड़े इंपॉर्टेंट मैं समझता था कि वो है, और आपके जो सीएसएस का सिलेबस है उसका भी ये वो पार्ट है।
नेक्स्ट पार्ट है कि एक जैसे मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। हर चीज आप पॉसिबल हो सकती है, बशर्ते कि आपकी अप्रोच अच्छी हो, नीयत अच्छी हो। ये ईमान का दारोमदार नहीं तो पर अगर आपकी नीयत अच्छी है तो इम्पॉसिबल इट शैल से आई एम पॉसिबल। हर चीज पॉसिबल है, आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, तो आप हर चीज को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो गुड लक, ये हमारा आज का जो था पहला लेक्चर था रिगार्डिंग मैनेजमेंट, जो CSS का जो सिलेबस है रिगार्डिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके ऊपर मैंने जितना मेरे पास जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने देने की कोशिश की है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आपके साथ वो आते आते रहेंगे। तो आप मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका आप वेट कीजिए। थैंक यू।